बच्चों आज हम लोग फ्रैक्शन पढ़ में हम लोग ऑप्शनल बेस अरेंजमेंट क्वेश्चन देखे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है वह ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में ये क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन को किस आधार से हम सोचते हैं, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम लोग इसको बनाने के लिए बहुत सारी विधियां हैं जिससे हम लोग इसको बना सकते हैं, लेकिन सही विधि क्या है जिससे हमको यह मात्र 2 3 4 सेकंड में बन जाए, वैसी विधि कौन सी है, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। कि इसमें रहता है आरोही क्रम, आरोही में असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर है ना। असेंडिंग ऑर्डर में इसे सजाना है। असेंडिंग ऑर्डर माने क्या हो गया कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर और बड़ा फिर और बड़ा, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर माने आरोही क्रम। आरोही इसी का हिंदी है। और अवरोही रहेगा, अब ब लिखा रहेगा। अब तो अवरोही जब रहेगा तो अवरोही मीन्स क्या हो जाएगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग को यहाँ आरोही दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। अब इसको हमको बनाना है। इसको बनाने के लिए हम लोगों के पास जो विधि है, जो मेथड है, उसको हम लोग देखें कि हम लोगों के पास एलसीएम मेथड है, एलसीएम मेथड है। हम लोगों के पास डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड है। हम लोगों के पास डायगोनल मेथड है और हम लोग के पास कंपैरिजन मेथड है ना। तो ये 4 तरह के मेथड हैं। ये चारों तरह के मेथड में से किस मेथड पर ज़्यादा हमको फोकस करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसको समझना है। कैल्शियम विधि तो हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, डिवीजन विधि भी हम लोग बड़ा छोटा करने के लिए बचपन में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों के पास यही 2 विधि है जिसमें डायगोनल और कंपैरिजन, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोगों को देखना है और पढ़ना है। ऐसे डायगोनल हम लोग क्लास 6 7 में देख चुके हैं, लेकिन उतना ज़्यादा विस्तारित रूप में नहीं देखे जितना हम लोगों को यहाँ देखे। तो हम लोग दो दो मेथड पर एलसीएम विधि से, आप एलसीएम अगर इसको लेकर बना रहे हैं तो काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि एलसीएम हमको लेना फिर सबको मल्टीप्लाई करना। तो इससे हमको बड़ा छोटा एलसीएम विधि ठीक है, लेकिन वह छोटे अंक के प्रश्न के लिए ये सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। डिवीजन विधि भी ठीक है, डिवीजन विधि से भी हम लोगों को इससे डिवाइड करके कि 13 में 11 से डिवाइड करके हम लोग डिसमल में ले आए, और डिसमल के 2 3 अंक तक किसी किसी क्वेश्चन में बराबर आते रहते हैं। इस तरह डिवीजन विधि भी हम लोगों को ये छोटे क्लास के लिए, जो कि जब हम लोग क्लास 6 7 8 में पढ़ते थे उस समय के लिए सही है। हम लोगों को यहाँ देखना है कि डायगोनल विधि या कंपैरिजन विधि, ये दोनों पर हम लोग को फोकस करना है कि ये दोनों में से कौन सी विधि अलग, कौन सी विधि आसान है, और किस विधि से हमको किस तरह के प्रॉब्लम को बनाना चाहिए। हम लोग किस तरह के प्रॉब्लम को डायगोनल विधि से बनाएंगे, किस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कंपैरिजन विधि से बनाएंगे। हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही सीखना। अब हम लोग देखें डायगोनल विधि, हम लोग जानते हैं कि 2/3 लिख दिया है, 5/7 लिख दिया है। इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा हमको अभी इसको डायगोनल विधि हम लोग इधर इधर गुना करते हैं तो ये 14 हो जाता है, ये 15 हो जाता है। तो 15 हमारा बड़ा अंक है, यानी ये बड़ा है। ऊपर में बड़ा छोटा लिखने से कोई मतलब नहीं होता है। हम हम ऊपर में लिख दें 8 और यहाँ लिख दें 13, है ना। या और इसको छोटा कर दें, इसको हम लिख दें 21, तो हमको ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 24। यही हमारा बड़ा हो गया। तो हम लोगों को डायगोनली चेक करना होगा। छोटा अंक और बड़ा अंक से कुछ नहीं होता है कि छोटा अंक अब लिखा हुआ है बड़ा अंक लिखा हुआ है, तो उसका पार्ट, वो कितने पार्ट में बटा हुआ है, वह वह कितना छोटा है, इस फ्रैक्शन इस पर डिपेंड होता है। तो फ्रैक्शन को हम लोग सारा पढ़ते आ रहे हैं, फ्रैक्शन को हम लोग देख लिए। अब डायगोनल विधि से तो हम लोग समझ गए कि 2 चीज़ों में अगर अगर हमको कोई भी चीज़ का बड़ा छोटा देखना है तो ये दोनों चीज़ों में हम लोग कि 2/3 और 3/5, इसमें बड़ा कौन है, तो 5 2 या 10 हो गया, और 5 और 3 3 या 9 हो गया। तो 10 जो है
हमारा बड़ा अंक है तो 10 ये पार्ट जो है हमको बड़ा होगा। लेकिन हम लोगों को बहुत सारे ऑप्शन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब दिए दिए जाते हैं क्वेश्चन, तो बहुत सारे हम लोगों को दिए जाते हैं कि अभी तो 3 ही दिया, बाद में हम लोग को 4-5 भी मिलेंगे। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, इस पर हम लोग सोच रहे हैं कि इसको बनाने का सही तरीका जो है उसको हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ से लिखेंगे। अब यहाँ से इसी ऑप्शन को हल करते जाएंगे कि 99 हो गया और 102 हो गया, तो अभी तक ये सही है, अभी तक ये बढ़ते क्रम में है। फिर इसको इसको हम लोग अलग से गुना करेंगे तो ये 77 आ जाएगा, ये 99 आ जाएगा, ये बढ़ते क्रम में है। ये इसका कंपेरिजन हम इससे नहीं करेंगे, इसका ये दोनों का कंपेरिजन बिल्कुल अलग हो। ये दोनों का कंपेरिजन नहीं कि ये दोनों आप दोनों इक्वल है, रेशियो नहीं, यहाँ कंपेरिजन करना है तो ये बड़ा हो गया। हम लोग कुछ इसको देखें कि 11 कितना हो गया, तो 1 to 1 हो गया, 121 हो गया, फिर 9 17 से 117 हो गया। तो ये हम लोग को घटते क्रम में हो गया ना, बढ़ते क्रम में तो जा नहीं रहा। यहाँ देखे तो हम लोग को 77 हो गया और ये 99 हो गया, तो हम लोग को पता चल गया कि घटते क्रम में है। हमको यहाँ देख रहे हैं कि ये 77 हो गया, इसको किए तो 99 हो गया, अभी तक ये सही है, अभी तक ये सही। फिर हम लोग किए 9 17 से 117 हो गया, अब 11 121 हो गया, तो आंसर कौन हो जाएगा, तो आंसर हमारा ये भी हो गया कि ये 77 है, 99 है, फिर 117 121 है, तो ये भी आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें आंसर हमारा कौन कौन सही हो गया कि आंसर हमारा ए भी सही हो गया और डी भी सही हो गया, ऐसा कोई ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है नन ऑफ दीज हो गया। तो हम लोगों को बात समझ में आई कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को दे देता है और बनाने के बाद भी ऑप्शन ऐसा रख देता है कि हम लोग बनाने के बाद भी लगता है कि कुछ कुछ हम लोग गलत कर रहे हैं, है ना। तो गलत कुछ नहीं है, हमको ये देखना है 4 अंकों का है। अब 4 अंकों का है तो इसमें अगर एलसीएम विधि या डिवीजन विधि से बनाते रहेंगे तब तो हम लोगों को काफ़ी समय गुजर जाएगा। हम लोगों को सिंपल देखना है कि 91 हो गया, 11 8 88 हो गया, ये गलत है, बढ़ते क्रम में है नहीं। हमको ये देखें 99 हो गया, 14 से 112 हो गया, ये बढ़ते क्रम में है नहीं। हम लोगों को केवल जो है जहाँ पर मिल जाएगा वहीं पर हम लोग को सीधे उसको काट देना है। ये 88 हो गया और ये 91 हो गया, ये भी नहीं है, ये भी घटते क्रम में है। ये हम लोग को देखें 13 17 से 117 हो गया, 11 8 88 अभी तक तो है। फिर हम लोग आगे करें तो ये हो गया 99 और ये हो गया 14 से 112, तो यहाँ पर गलत हो गया, यानी आंसर हो गया ई। तो हम लोगों को कोई भी आंसर जब नहीं मिलता है तो हम लोग आंसर ई को लगा देते हैं। इसी तरह से हम लोग आगे भी देखें, है ना, आगे भी हम लोग क्वेश्चन को देखें कि आगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऐसा चिन्ह के साथ दे दिया है, ये चिन्ह के साथ दे दिया है, तो हम लोगों को देखना है कि ये चिन्ह सही है या नहीं। 7 तो ये 7 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये हमारा बड़ा तो यही हो गया ना, ये तो गलत हो गया। फिर हम लोग देखें कि ये 20 हो गया, ये 14 हो गया, तो ये तो सब अभी तक तो सही है। ये 7 हो गया, ये इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया, इससे 7 हो गया, यहाँ पर 12 गलत हो गया। हम लोग को 3 2 जा 6 हो गया, ये 5 हो गया, अभी तक सही है। फिर 5 2 जा 5 4 जा 20 हो गया, 7 4 जा 20, ये सही है ना, तो ये सही है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, 7 1 जा 7 हो गया, ये 12 हो गया, यहाँ तो 7 आया, यहाँ 12 आया, तो ये गलत है। तो आंसर कौन सही है, जो कि हमको तुरंत भर में पता चल गया कि हम लोग को इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का मेथड क्या है। हम लोग देख रहे हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन को और भी दिया हुआ है कि 88 हो गया, 91 हो गया, अभी तक ये तो घटते क्रम में है, ये तो होगा नहीं। ये 112 हो गया, इधर 99 हो गया, ये घटते क्रम में ये है नहीं। हम लोगों को 88 हो गया, 117 हो गया, ये घटते क्रम में है नहीं। हम लोग को देखे कि 88 हो गया, 88 हो गया, 63 91 हो गया, अभी तक तो है। 14 7 72 से 112 हो गया, 11 99 हो गया, ये घटते क्रम में आ गया। आंसर क्या हो गया कि आंसर हमारा ई हो गया। तो हम लोगों को बनाने का जो आधार है वो स्पष्ट रूप से हम लोग को दिखाई दे रहा है कि आधार क्या है ना। जो हम लोग को बनाना है उसका आधार क्या है कि आधार आपको इस तरह के क्वेश्चन को इसी रूप में सोचना है जैसा ही दिया हुआ है, बस
एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग फटफट करेंगे, 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 561, 13 13 169, गलत हो गया। ये तो घटते क्रम में आ गया, ये तो 9 हो गया, ये 5 है, घटते क्रम में आ गया। 13 13 हम लोग निकाले, 13 13 13 13 क्या हो गया 169 हो गया, तो 169 लिखे और 11 गुना 15 किए तो 165 हो गया। अभी तक तो सही। आगे हम लोग देखे कि 13 13 8, चलो तो 104 हो गया और ये हो जाएगा 15 से 105 हो जाएगा। 15 7 जा 13 8 जा। अभी तक यहाँ भी सही था, यहाँ भी सही। फिर हम लोग को ब्लॉकेज नहीं छोड़ना है। इसको ले लिया, इसका काम खत्म, इसको लिया, इसका काम खत्म, इसको चेक कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा। अभी तक हम लोगों को ये भी सही है, ये भी सही है, ये कितना हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 64 64, ये आंसर सही है, और कोई आंसर होगा नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग बेसिकली समझ गए कि इस तरह के क्वेश्चन को केवल ऑप्शन जो दिया गया है उसी ऑप्शन से हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे, है ना, कि बनाने का प्रयास हम लोग इसी ऑप्शन से करेंगे। हाँ, आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को एक दूसरे नियम से भी बना सकते थे। और दूसरा नियम क्या है कि हम लोग इन दोनों का डिफरेंस लेके बनाते हैं, है ना। तो डिफरेंस लेकर बनाते हैं कि डिफरेंस लेकर तो हमको 3 नंबर या 4 नंबर का डिफरेंस लेना होगा और फिर उसको डिवाइड करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों को काफ़ी समय चला जाता है कि हम लोग ऑप्शन से डिवाइड करें। सबसे अच्छा यही रूल है जिससे आप डायगोनल विधि से आप अगर बनाना सीख गए तो इस तरह से हर एग्जाम में आपको एक नंबर, ये परफेक्ट एक नंबर देगा ही देगा। इसलिए चलिए ठीक है, आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं बच्चों। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सा आप वीडियो को शेयर करें। आपसे गुजारिश है कि जो ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑफलाइन नहीं पढ़ पाते, उन्हीं के लिए हम ऑनलाइन क्लास लाए हैं और ऑनलाइन पूरा स्वयं हम अपने पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं होगी। आप उनको बता सकते हैं कि आप इस पीडीएफ से पर डे हम ज़्यादा देर नहीं आपको पढ़ा रहे हैं, 10 से 15 मिनट ही आपका टाइम ले रहे हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट अगर आप पर डे देखते जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और सारे ऐसे आपको पेपर ऐसे लगेंगे कि जैसे मैथ में हलवा होता है। धन्यवाद बच्चे।